नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों 3-4 घंटे पहले हमने आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर का गणित का मॉडल पेपर नंबर 14 उपलब्ध कराया था। उसमें हमने आपको 18 प्रश्न दिए थे और बोला था कि इन प्रश्नों को सॉल्व करके रखिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बताइए। इसके बाद जब मैं सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करूंगा तब आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए सोल्यूशन वाला वीडियो लेकर आए हैं। मॉडल पेपर नंबर 14 के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में हल करके बताया हुआ है। यहाँ से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से सीख भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक DLED सेकेंड सेमेस्टर के गणित का मैराथन वीडियो नहीं देखा है, सिर्फ एक ही वीडियो में हमने सारा कुछ DLED सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स को कवर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप सिर्फ उस वीडियो को देख लीजिए, तो ये मान के चलिए कि आप कम से कम पास तो हो ही जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमने लिया था, पहला प्रश्न था 10 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं। तो ये आपको बताना था। तो 1 घन मीटर में कितने होते हैं? 1000 लीटर। तो 10 में कितने होंगे? 10,000 लीटर। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। जिनका मान निश्चित नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? जिनका मान निश्चित नहीं होता, चर अचर उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो जिनका मान निश्चित नहीं होता है उसे कहते हैं चर। याद रहेगा, चर का मान निश्चित नहीं होता, वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हम x को कर लें x + 2 बराबर 10, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो होगी 8। ठीक है। अब इसी तरह x कहीं और अगर यूज हो रहा है तो x + 4 बराबर मान के चलिए आ रहा है 12। तो ये x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? यहाँ से भी मान चलिए इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं। तो x बराबर 11 - 4, ये 7 वैल्यू आ गई। यानी x की जो वैल्यू है ये बदलती रहती है। तो ऐसी संख्या जिनका मान निश्चित नहीं होता वो कहलाते हैं आपके चर। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, किसी संख्या के 6 गुने में 8 घटाने से 10 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी होती है? तो मान लेते हैं वह संख्या है x। तो x का करेंगे 6 गुना यानी 6x, उसमें 8 घटा देते हैं तो 10 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें बतानी है। तो 6x, 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 8 हट जाएगा 18। तो x की वैल्यू निकलेगी 18/6 बराबर 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं x की क्या वैल्यू निकल के आई? 3 वैल्यू निकल के आई। तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। भुजाएं, त्रिभुज में भुजाएं 2 2 4 सेंटीमीटर की माप की हैं, तो त्रिभुज कैसा होगा? देखिए यहाँ पर एक नियम लागू होता है, उस नियम को अगर आप लागू करेंगे तभी आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, तभी वो त्रिभुज संभव है। अगर 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की अधिक होगा तभी त्रिभुज बन पाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर दोनों छोटी वाली भुजाएं हैं 2 + 2, अगर इनको हम जोड़ रहे हैं तो ये 4 आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना होता है, इन दोनों का जो योग है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये त्रिभुज संभव ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? अगर इन दोनों का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, 2 + 2 का जोड़ चौथी जो तीसरी भुजा है यानी जो 4 है, इससे ज़्यादा होता तब ये त्रिभुज संभव होता। लेकिन यहाँ पर इसके बराबर आ रहा है या इसके कम आता है तो वहाँ पर होगा त्रिभुज संभव नहीं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। -7/9 -5/9 -2/9 में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए माइनस के केस में जरा उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर 7 5 और ये आपका मान लेते हैं 7 5 और 2,
देखिए अगर ये लिखा है यहाँ पर, अगर प्लस में होता तो हम कहते सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन अगर यहाँ पर ये माइनस में है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, -2। और यहाँ पर देखिए हर सबके बराबर हैं, तो हम यहाँ पर अंश को देखकर डिसाइड कर लेंगे कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी -2/9। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आ गया -2/9। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 18 लासा 504 है, एक संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है मासा गुणे लासा और दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 72, दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, 72 गुणे x हो गया, और मासा आपका 18 दे रखा है, लासा 504 दे रखा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जो 72 है उठ के इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 18 चौको 72, और ये आपका आ जाएगा 4 12 और 4 छंग 24, यानी जो इसका आंसर आएगा 126। अगर आपका 126 आंसर आया है तो बिल्कुल सही है, आप इसमें 1 नंबर मेरी तरफ से ले लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के ऊपर। 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर दीवार का आयतन ज्ञात करो। देखो प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये कर दिया गया है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दे दिया गया है, बाकी जितनी है वो सब मीटर में दे रखी है। तो हमें यह क्या करना होगा, इस सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे भाग देना होता है, 100 से भाग देना होता है। तो इसको जब हम काटेंगे 2 पंचे 10 और 1/5 आ जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि या तो आप 1/5 ही रख दीजिए, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8, जब इसका आयतन निकालेंगे तो तीनों का गुणा कर देंगे ना, 8 गुणे 3.5 और 0.5, सॉरी ये 0.2 आएगा, क्योंकि 20/100 है ना, तो ये आपका आएगा 0.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 3.5 और गुणे 0.2, इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे आया है, ये 5.6 घन मीटर। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर चेंज नहीं किया, सीधा 20/100 ही रख दिया, क्योंकि यहाँ पर 20/100 को सॉल्व कर लो तब रखो, और चाहे 20/100 डायरेक्ट यहाँ रख दो, बात एक ही है। क्लियर हो गई बात। ये आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो दीवार का जो आयतन आएगा वो आ जाएगा 5.6 घन मीटर। प्रश्न संख्या 8 है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी का योगफल 40 है, संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, देखिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, यानी 3 क्रमागत संख्याएं यहाँ पर दे रखी हैं, मतलब बता रहे हैं, और पहली और तीसरी का योगफल बोल रहे हैं 40 है, तो वो संख्याएं आपको ज्ञात करनी। तो देखिए पहली और तीसरी का अगर योगफल दिया हो और आपसे क्रमागत संख्याएं पूछ रही हो, तो वहाँ पर फॉर्मूला लगता है पहली और तीसरी संख्या का योगफल बटे 2 बराबर आपका बीच वाली संख्या निकल आती है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए यहाँ लिखा है, यदि 3 क्रमागत संख्या दी हैं तो प्रथम व अंतिम संख्या का योगफल का आधा दूसरी संख्या होती है। यानी कोई संख्या दे रखी है x y z, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है x + z बटे 2 बराबर y होता है। ठीक है, तो y का अगर मान आपको निकालना है तो पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर आधा कर दीजिए तो बीच वाली संख्या निकल आती। उसी तरह हमने यहाँ क्या लिखा है, दूसरी संख्या, यानी पहली, दूसरी और तीसरी 3 क्रमागत संख्या है, तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या यानी तीसरी संख्या का योग कितना दे रखा है 40, 40 बटे 2 कर देते हैं तो हो गई 20। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या जो थी वो 20 निकल आ गई। तो जब क्रमागत 3 संख्याएं दे रखी, मतलब बीच की संख्या 20 है, तो पहली संख्या कौन सी होगी 19, तीसरी कौन सी होगी 21। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि बीच की संख्या निकल गई तो हमें पहली और तीसरी संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सब क्रमागत संख्या है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर कह रहे हैं -997 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करो। फिर से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया, इसका मैं क्लियरेंस दे चुका हूँ। -997 अनुवर्ती है, इसका मतलब 1 को जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका -996। क्लियर हो गई बात। अगर -996 किसी का आया है तो वो बिल्कुल सही है, और इसके अलावा अगर कुछ भी आया है तो वो बिल्कुल गलत है।
आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है 22, 17, 20, 24, 36, 10, 21 की मध्यिका ज्ञात करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको आरोही क्रम में लिख लें। आरोही क्रम में लिखने के बाद इनको गिन लें, कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, यानी n की जो वैल्यू होगी वो होगी 7, और 7 क्या होता है, 7 होता है विषम। तो यहाँ पर मध्यिका निकालने के लिए हमें मध्यिका का विषम वाला फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इसको क्या कर लिया, आरोही क्रम में अरेंज कर लिया, यहाँ पर गिन लिया, वो आए 7, तो 7 क्या होगा, विषम होगा। तो विषम वाला फॉर्मूला लगाएंगे मध्यिका का, मध्यिका बराबर n+1/2वां पद। तो n आपका 7 है, तो 7 + 1 = 8/2, यानी 4 आ गया। तो मध्यिका कौन सी होगी, चौथा पद होगी। तो यहाँ से हम चौथा पद गिन लेते हैं, 1 2 3 4, यानी 21 जो होगा वही आपकी मध्यिका निकल के आ जाएगी। क्लियर हो गई बात, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है। मध्यिका निकालने में तो बहुत आसान है, चाहे आपका सम वाला फॉर्मूला लगाना पड़े, चाहे विषम वाला फॉर्मूला लगाना पड़े। देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 है, एक तरल ताल की लंबाई 40 मीटर और क्षेत्रफल 232 वर्ग मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करो। देखो सिंपल सा फार्मूला यहाँ लगा देना है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला लगा दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल के नीचे 232 रख दीजिए, लंबाई के नीचे 40 रख दीजिए, और चौड़ाई के नीचे चौड़ाई ही लिख दीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमें चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई ही लिख देते। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल के नीचे 232, लंबाई के नीचे 40 और चौड़ाई के नीचे चौड़ाई। अब इसके बाद ये जो 40 है इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 232/40 बराबर चौड़ाई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो चौड़ाई आपकी निकल के आ गई 5.8 मीटर। क्लियर हो गई बात, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना था। और क्षेत्रफल दे रखा है तो उसकी वैल्यू रख दी, लंबाई दे रखा है तो उसकी वैल्यू रख दी, और चौड़ाई आपको आसानी से मिल गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 12 क्या कह रहा है, 3/5 की समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखो। देखो समतुल्य अगर संख्याएं निकालनी हो तो क्या करना होता है, ऊपर और नीचे दोनों में एक ही नंबर से गुणा कर देते हैं। जैसे अगर 3/5 की समतुल्य संख्याएं निकालने को कहे तो पहली संख्या हम ये निकाल सकते हैं, 2 का दोनों में गुणा कर दें, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। तो यहाँ पर 3/5 की समतुल्य संख्या कितनी निकल आई, 6/10। यहाँ पर बोला जा रहा है 4 समतुल्य संख्याएं निकालो। एक तो हमने निकाल ली, अब इसी तरह 3 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, ऊपर हो जाएगा 3 तिया 9 और नीचे हो जाएगा 5 तिया 15, ये दूसरी संख्या निकल आई। अब तीसरी संख्या भी निकाल लेते हैं, 3 का हम 3 तिया 9 कर देते हैं, और नीचे 5 है तो 5 तिया, ये तो निकाल चुके हैं, 4 से गुणा करते हैं। अब 3 चौको 12 और 5 चौको 20, ये हो गई। अब अगर हम चौथी समतुल्य परिमेय संख्या निकालें तो 3 5 15 और नीचे 5 है तो 5 5 25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने चारों समतुल्य संख्याएं निकाल दी। मतलब समतुल्य तो अनंत है, कितनी भी आप निकालते जाइए। जैसे परिमेय संख्याओं के मध्य में जो परिमेय संख्या आती थी वो अनंत होती थी, उनको भी आप निकाल सकते हैं चाहे जितना निकालते जाइए। उसी तरह समतुल्य संख्याएं जो होती हैं वो भी अनंत होती हैं। आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको संख्याएं समतुल्य मिलती जाएंगी। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 मिनट चलती है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करो। यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जो गाड़ी चल रही है वो किलोमीटर प्रति घंटा में चल रही है, ठीक है। और जो आपको समय दे रखा है कि 90 मिनट चल रही है गाड़ी, 90 मिनट दे रखा है, ठीक है। स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस 90 मिनट को घंटे में बदलना होगा। जब भी मिनट को घंटा में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है। याद रहेगा 60 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे में होता है 60 मिनट। देखिए मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे 60 मिनट कितने होते हैं, 1 घंटा होता है, तो 90 मिनट कितना होगा, 1/60 × 90, ठीक है। यही तो मैं कर रहा था कि 90 को सीधा 60 से भाग दे रहा था। तो 90 को जब आप 60 से भाग देंगे,
ये एक कट जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 घंटा, यानी हम कह सकते हैं 1.5 घंटा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.5 घंटे चलती, क्योंकि 90 मिनट का क्या मतलब हो गया, 1.5 घंटा। क्लियर हो गया बात। अब गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकाल लीजिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है। जो चाल होती है उसका फार्मूला आपको पता है, दूरी बटे समय। ठीक, तो यहाँ पर चाल दे रखी है 75, दूरी निकालनी है, समय है 1.5 घंटा। ठीक है, अब ये जो 75 है और इधर नीचे है 1.5, मतलब दूरी के नीचे है 1.5, यानी दूरी के साथ डिवाइड में है। और जब यही 1.5 दूसरी तरफ जाएगा तो इधर है डिवाइड में, उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर हो गई बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये 75 गुणे 1.5, जब 75 का जब हम 1.5 में गुणा करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 112.25। क्लियर होना चाहिए जी, बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हैं 75 और 1.5 का जो गुणा किया गया है वो आ रहा है 112.5 किलोमीटर। यहाँ पर आपकी जो दूरी आएगी वो किलोमीटर में आएगी, क्योंकि आपकी जो चाल दे रखी थी वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी थी। इसीलिए हमने जो समय दिया था 90 मिनट, इसको हमने घंटा में कन्वर्ट कर लिया था। क्लियर हो गई बात। जब मिनट को घंटा में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से भाग देना पड़ता है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, 10-10 के वर्ग विस्तार से बारंबारता सारणी बनाओ। यहाँ पर सारणी के लिए जो आंकड़े चाहिए वो दे रखे हैं। अब इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से हम सारणी बनाएंगे। कैसे वर्ग विस्तार को शुरू करेंगे, जो अंतराल है आपका उसको कैसे शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या जहाँ तक मुझे दिख रही है वो है आपकी 3। ठीक है, जब 10-10 के वर्ग विस्तार से बनाना है और 3 सबसे छोटी संख्या है तो हम शुरू करेंगे 0 से 10 के लिए, क्योंकि हमने बताया था कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे छोटी वाली संख्या देख लीजिए कौन सी वर्ग विस्तार के हिसाब से बनानी चाहिए। तो 0 मिल रही। हम कहाँ से शुरू करते हैं, या तो 0 से शुरू करें, या तो 5 से शुरू करें, या तो 10 से शुरू करें। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आपके सामने जो संख्या दे रखी है 3 दे रखी है सबसे छोटी। अब 3 से जो छोटी संख्या होगी वो कौन सी है, 0 है। तो 0 से हमने शुरू कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सबसे बड़ी संख्या है 46। जब 46 है और 10-10 के वर्ग विस्तार से शुरू कर रहे हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 46 से बड़ा क्या आ रहा है, 50। यानी हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक ले जाएंगे। यहाँ पर हम आपको करके दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि 0 से 10 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम गिन लेते हैं। कितनी बारंबारता आ रही, 1 आ रही, तो एक ही टैली चिन्ह लगा दिया। अब 10 से 20 के बीच में हमने जब गिनी तो संख्याएं, आंकड़े कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। तो 3 हमने यहाँ लिख दिया और वहाँ पर 3 टैली मार्क लगा दिया। फिर 20 से 30 के बीच में देखा 3 आ रहे हैं, 3 टैली मार्क लगा दिया। 30 से 40 के बीच में हमने नंबर्स देखें तो 4 आ रहे हैं, तो 4 टैली मार्क लगा दिया। और 40 से 50 के बीच में 3 आंकड़े हमें मिल रहे थे तो हमने यहाँ पर 3 टैली मार्क भी लगा दिया। अब यहाँ से 40 से 50 के बीच में वाले हम गिन के आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं 40 से 50 के बीच में कौन कौन से हो सकता है। 40 से 50 के बीच में 46 हो सकता है, 43 हो सकता है और 44 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी वहाँ पर 3 टैली मार्क लगाए। ये देखिए यहाँ पर तीनों ये आपके सामने है। क्लियर हो गई बात। आपको ढूंढने में तो कोई परेशानी नहीं होती ना। अगर फिर भी कोई समस्या होती है इस तरह के क्वेश्चन में तो हमें नीचे ज़रूर बताइएगा कि मुझे बारंबारता सारणी वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है, इसे मैं समझा भी सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात करो। देखो, जो बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप ये समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पर x किसको मानना है, लंबाई को x मानना है कि चौड़ाई को x मानना है। देखिए जो लंबाई है वो तो चौड़ाई की 3 गुनी है और चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं x।
तो आपकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 3x, क्योंकि ये 3 गुनी है। क्लियर हो गई बात कि आप ये तो समझ गए होंगे कि किसको मानना है। मानना उसको होता है जिसकी दी हो, जैसे जिसकी 3 गुनी दी हो, जिसकी 2 गुनी दी हो, जिसकी, तो वही मानते हैं हम x। क्लियर हो गई बात, क्योंकि जो लंबाई है वो तो चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई हमें पता ही नहीं है, तो हमें चौड़ाई को x मानना पड़ेगा। ठीक है, जब हम x मान लेंगे तो जो लंबाई होगी वो 3x हो जाएगी। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, जो क्षेत्रफल है वो 243 वर्ग मीटर है। तो सीधा सा लंबाई गुणे चौड़ाई वाला फार्मूला लगाइए। लंबाई दे रखी है 3x, चौड़ाई है आपकी x, तो x गुणे 3x बराबर 243 हो जाएगा। इसको देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। ये देखिए यहाँ पर चौड़ाई x मानी तो लंबाई 3x हो जाएगी। बाग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 3x, चौड़ाई x और क्षेत्रफल दे रखा है 243। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 243। तो यहाँ से हम 3 को हटाएंगे तो 243/3 हो जाएगा। 243/3 होता है 81। इसको सॉल्व कर लेंगे, भाग दे देंगे 3 से तो 81 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 81। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर यहाँ से हम हटा रहे हैं तो 81 के ऊपर लग रहा है अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लगने का मतलब है कि हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो जो 81 का स्क्वायर रूट होगा वो होगा 9। x की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 9। हमने चौड़ाई मानी थी x, यानी चौड़ाई आपकी हो गई 9, और लंबाई मानी थी 3x, तो 3 गुणे 9 बराबर 27। तो लंबाई आपकी कितनी निकल आई, वो हो गई 27 मीटर। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आसानी से आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर कह रहा है यातायात की 3 बत्तियाँ 48, 72 और 108 सेकंड के बाद जलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर एक साथ जलती हों तो पुनः एक साथ कब जलेंगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब एक साथ पहली बार वो कितने बजे जली, 8:20 पर। अब अगली बार वो एक साथ कब जलेंगी, तो यहाँ पर लिखा है 48, 72 और 108 सेकंड पर दोबारा जलती हैं। ठीक है, एक बत्ती है वो 48 सेकंड के बाद जलती है, एक बत्ती है जो 72 सेकंड के बाद जलती है, और जो तीसरी है वो 108 सेकंड के बाद जलती। तो इन तीनों को हम ले लेते हैं लासा। जब लासा ले लेंगे, जो इनका लासा निकल के आएगा तो उसी लासा, यहाँ पर सेकंड दे रखा है, तो उतने ही सेकंड के बाद ये दोबारा एक साथ फिर से जलेंगी। ठीक है, तो वो जो लासा होगा वो सेकंड में आएगा। अब उस सेकंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद 8:20 में उसको जोड़ देंगे, तो जो समय आएगा वही समय होगा कि ये जब दोबारा एक साथ फिर से जलेंगी। ठीक है, अभी तो 8:20 पे एक बार जली, अब दोबारा कब फिर से जलेंगी, तो जो इनका मासा आएगा उसको आप निकाल लीजिए, वो सेकंड में आएगा, और सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो मिनट आएगा उसी मिनट को हम 8:20 में जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है पहली बार एक साथ जलने का समय 8:20, फिर उसके बाद हमने 48, 72, 108 का लासा निकाल लिया, तो ये आ गया आपका 432। अर्थात 432 सेकंड के बाद बत्तियां फिर से एक साथ जलेंगी। तो अब 432 को हम क्या कर लें, मिनट में कन्वर्ट कर लें। 432 सेकंड को जब हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो वो आया 7 मिनट 12 सेकंड। अब आप ये कह सकते हैं कि मिनट को सेकंड में कैसे बदला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमने किया हुआ है, जो मिनट को सेकंड को जब हम मिनट में बदलना चाह रहे हैं तो 60 से भाग दे दीजिए। 60 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 7 पूरा पूरा कट गया, 12 शेष फल बच गया। तो जो शेष फल बचेगा वो सेकंड ही रहेगा, और जो पूरा पूरा आ गया वो मिनट बन जाएगा। ठीक है, तो 432 सेकंड को हमने मिनट में जब चेंज किया तो आया 7 मिनट 12 सेकंड। जब पहली बार बत्ती एक साथ जल रही थी तो था टाइम 8:20, इसी में 7 मिनट 12 सेकंड को जोड़ देंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा 8:27 क्लियर हो गई ये बात, आगे देखते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, इससे संबंधित एक सवाल मैं आपको अगले मॉडल पेपर में भी करा दूंगा। कुछ ही समय बाद मैं एक और मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, उसको भी आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 क्या है, 1/x² - 6 बराबर 2/x² + 2 को हल कीजिए। इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने लिख लिया। इसके बाद क्या होगा, तिर्यक गुणा कर दीजिए। इसका तिर्यक गुणा करने का मतलब है कि x² - 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2x² - 6 और ये x² + 2 लिख दिया। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको तो आप खोल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x² और 2 छक्के हो गया 12। क्लियर हो गई बात। अब x² को एक तरफ कर लीजिए, ये इधर आ गया तो 2x² - x² हो गया। ये -12 उधर भेज दीजिए तो प्लस का 12 हो गया। क्लियर हो गया। 12 और 2 हो गया आपका 14, तो x² बराबर 14 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर x² है तो इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो दूसरी तरफ लग जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर 14 के ऊपर लग गया अंडर रूट। तो हम कह सकते हैं जो इसका आंसर आया वो हो गया x बराबर अंडर रूट 14, क्योंकि 14 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हम इसको एज इट इज अंडर रूट 14 रख देते हैं और यही हम कह सकते हैं इसका आंसर आ गया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 बड़ा है। यदि भिन्न के अंश में 4 जोड़ा जाए और हर को 3 गुना किया जाए तो भिन्न का मान 3/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो। यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए फिर से यहाँ पर कंफ्यूजन वाली स्थिति है। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 बड़ा है। ठीक है, हर से 3 बड़ा है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर अगर हम हर को x मान लें तो जो उसका अंश होगा वो हो जाएगा x + 3। क्लियर हो गई बात। क्योंकि भिन्न का जो अंश है हर से 3 बड़ा है, तो हर तो हमें पता नहीं, तो हर को हम x मान लेते हैं। जब हमने हर को x मान लिया तो जो उसका अंश है वो 3 बड़ा है, तो x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमने भिन्न मानी है वो हो गई x + 3/x। ठीक है, ये भिन्न हमने मानी। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, भिन्न के अंश में 4 जोड़ो, हर को 3 गुना करो। यानी जो आपका x + 3 है इसमें हम क्या करें, इसमें 4 जोड़ें और जो x नीचे है हर में 3 से गुणा करें, यानी इसको कर दें 3x। तो इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान हो जाता है 3/2। यानी अब जो आपके सामने इक्वेशन बना दी मैंने, x + 3 + 4/3x बराबर 3/2, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। माना हर x है तो जो अंश होगा वो x + 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इक्वेशन मैंने बना दी, x + 4 + 3/3x बराबर 3/2। अब यहाँ पर ऊपर हो जाएगा x + 7, नीचे हो जाएगा 3x बराबर 3 + 2। तो इसके बाद क्या होगा, ये तिर्यक गुणा कर दीजिए, इससे गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणा हो जाएगा x + 7 से और 3 गुणा हो जाएगा 3x से। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x हो गया और 2 सत्ते हो गया 14, 3 तियाँ हो गया 9x। x वालों को एक तरफ कर लीजिए, ये 2x उधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 9x - 2x हो जाएगा 7x। तो ये हो गया 7x बराबर 14। तो यहाँ पर जो 7 है ये बराबर के जब इस तरफ आएगा तो ये 14/7 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर हमने हर को 2 माना था तो हर हो गया 2, अंश को हमने माना था x + 3 तो x है 2, 2 + 3 हो गया 5। तो यहाँ पर जो आपकी भिन्न निकल के आ गई वो हो गई 5/2। क्लियर हो गई बात। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो उम्मीद करता हूँ कि आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह हमने इस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर लिए। अगर दोस्तों इसमें आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि इस प्रश्न में मुझे डाउट है, इस प्रश्न को मैं समझ नहीं पाया। जो भी समस्या है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में आपके कितने नंबर आए वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जो लाइक होता है ना वो देख के खुशी होती है कि चलो इतने लोग
पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को, इसीलिए दोस्तों लाइक जरूर करके जाइएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके कुछ ही देर बाद हम एक और मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं, तो उसको मॉडल पेपर को आप लोग जरूर देखिएगा और फिर आराम से अच्छी नींद लीजिए और उसके बाद आराम से कल सुबह उठकर पेपर देने जाइए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।